फ्रेंड्स, आज हम लोग मैकेनिक्स के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक घर्षण के बारे में पढ़ेंगे, फ्रिक्शन के बारे में। घर्षण के बारे में डिस्कस करेंगे कि घर्षण क्या होता है, कितने प्रकार का होता है और इसके क्या कारण हैं, इसकी लाभ हानि क्या होती है और इस पर कुछ न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि घर्षण क्या होता है। जब दो वस्तुओं के बीच में आपस में गति होती है, मोशन होता है, तो एक वस्तु दूसरे की गति का विरोध करती है। क्यों विरोध करती है? क्योंकि सरफेस में रफनेस होता है, रुक्षता होती है। हम जानते हैं कि कोई भी सरफेस टोटल चिकना नहीं हो सकता, स्मूथ बॉडी नहीं हो सकता। स्मूथ बॉडी नहीं होता है तो वो कैसी बॉडी होती है? वो रफ सरफेस होती है। और जब उनके बीच में एक दूसरे के सापेक्ष गति होगा तो गति की विपरीत दिशा में, उल्टी दिशा में एक बल कार्य करता है जो उनकी गति को रोकने की कोशिश करता है। उसे बोलते हैं हम लोग घर्षण बल। घर्षण बल एक प्रकार का प्रतिरोधी बल है जो किसी वस्तु को दूसरे के ऊपर फिसलने की प्रवृत्ति को रोकता है। तो घर्षण बल उत्पन्न क्यों होता है? घर्षण बल उत्पन्न होने का कारण होता है सरफेस पर गड्ढा, यानी जिसे हम लोग बोलते हैं श्रिंग और गर्त। आप फिगर में देख सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर दो सरफेस है, सरफेस ए और बी। ए के ऊपर एक बल पी लगाया गया है। अब पी लगा करके वस्तु ए को खींचा जा रहा है। जब इसको हम लोग खींचते हैं तो इसके संपर्क सतहों के बीच में, जहाँ दोनों ए और बी संपर्क में आते हैं, वहाँ छोटे छोटे गड्ढे होते हैं और वो गड्ढे श्रिंग और गर्त के रूप में होते हैं। श्रिंग मतलब उभार के रूप में और गर्त मतलब गड्ढे के रूप में होते हैं। जब ए बी के ऊपर गति करेगा तो हो सकता है कभी उस गड्ढे के अंदर चला जाए या कभी उस गड्ढे के ऊपर चला जाए। जब ये ऊपर नीचे जाएगा तो वहाँ पे सरफेस ए बी के अंदर ट्रैप कर लेता है, पकड़ लिया जाता है। उस पकड़ने के कारण गति की विपरीत दिशा में एक बल उत्पन्न हो जाती है। उस प्रतिरोधी बल को या उस प्रतिरोध को घर्षण बल F कहा जाता है। इसकी दिशा किधर होती है? इसकी दिशा होती है उस वस्तु के गति की दिशा के विपरीत। हम लोग देखेंगे घर्षण से क्या लाभ होती हैं, क्या हानियाँ होती हैं और इनका दैनिक जीवन में क्या महत्व है। यह आपके बोर्ड के एग्जाम में 2011 में पूछा भी गया है कि घर्षण के लाभ हानि बताइए और इसका दैनिक जीवन में महत्व बताइए। तो दैनिक जीवन हमारे बहुत महत्व है। कहीं ये घर्षण हमारे लिए फ़ायदेमंद है और तो कहीं हमारे लिए नुकसान भी है। क्या क्या फ़ायदेमंद होती हैं? सबसे पहला, यदि हम ज़मीन पर चलते हैं तो घर्षण के कारण ही हम चल पाते हैं। यदि पृथ्वी और हमारे पैर के बीच में घर्षण बल नहीं लगता तो पृथ्वी पर चलना असंभव है। यही कारण है कि जब हम बर्फ़ पे चलते हैं या कीचड़ में चलते हैं तो हम स्लिप कर जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर्षण का मान बहुत कम होता है, लगभग शून्य। यही कारण है कि हम बर्फ़ पर नहीं चल पाते हैं। या एल्गी काई पर जब चलते हैं तो हम फिसल जाते हैं, या कीचड़ में चलते हैं तो फिसल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर घर्षण बल का मान बहुत कम होता है। यही यदि पूरे पृथ्वी पर हो, घर्षण ना हो, तो हम बस फिसलते रहेंगे, हम चल नहीं सकते। इसके अलावा दीवार पे जो खूंटी टंगी होती है जो किसी भारी वस्तु को सहती है, वो घर्षण के कारण ही टंगी हुई है। यदि वो घर्षण नहीं होता तो वस्तु सरकती रहती, उसको हम दीवार के अंदर लगा ही नहीं सकते हैं। इसके अलावा यदि आप गाड़ी को चलाते हैं, गाड़ी में ब्रेक लगाते हैं, तो ब्रेक लगने से घर्षण के कारण ही आपकी गाड़ी रुक पाती है। यदि घर्षण नहीं होता तो गाड़ी रुकती ही नहीं, हमेशा वो गतिमान ही रहती। घर्षण के कारण ही हम बांध में पानी को रोक सकते हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो पानी का बहाव बांध को लेकर के बह जाता। इसलिए जब पानी बांध में रुकता नहीं तो उससे बिजली नहीं जनरेट होती। तो बिजली का उत्पादन भी घर्षण पर ही निर्भर करता है। इसके अलावा जितनी भी गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों के टायर
और ज़मीन के बीच में घर्षण बल लगता है, और घर्षण नहीं होता तो वो टायर हमेशा स्लिप करते रहते हैं, तो गाड़ी से एक्सीडेंट भी बार बार हो सकता है। यदि घर्षण नहीं होता तो हम दियसलाई को जला नहीं सकते, माचिस को जला नहीं सकते हैं, क्योंकि जब माचिस को जलाते हैं तो दोनों सरफेस आपस में रगड़ते हैं, उस रगड़ के कारण ही घर्षण बल लगता है और चिंगारी उत्पन्न होती है। इसके अलावा जब हम पेंसिल को हाथ में पकड़ते हैं तो वो भी घर्षण के कारण ही रुका रहता है, अदरवाइज वो स्लिप कर जाता है। हम जब पेंसिल से लिखते हैं तो जब लिखते हैं तब भी वो घर्षण के कारण ही हम लाइन को खींच पाते हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो हमेशा हम स्लिप कर पाते, कहीं रुकते ही नहीं। तो घर्षण का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है, लेकिन इसके अलावा कुछ हानियाँ भी हैं। हानियाँ क्या है? जितने भी गाड़ियों की इंजन होती हैं उसमें लगभग 20% एनर्जी घर्षण के कारण ही नष्ट हो जाते हैं, और घर्षण के कारण ही मशीन के जो भाग होते हैं वो खराब होते हैं। यदि घर्षण नहीं होता तो मशीन का भाग कभी खराब नहीं होता। इसी घर्षण के प्रभाव को कम करने के लिए स्नेहक लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है, और जब लुब्रिकेंट की मात्रा बढ़ती है तो उससे उस मशीन की कीमत भी बढ़ जाती है। घर्षण के कारण जाम हो जाते हैं, क्योंकि बियरिंग में क्या होता है, हमेशा मोशन होता है। ये घर्षण के कारण ही वहाँ पे जितने भी मटेरियल होते हैं उसका नुकसान होता है और बियरिंग जाम हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। घर्षण के कारण ही चिंगारी उत्पन्न होती है, जिससे आग लगने का भी खतरा रहता है। तो ये थे हमारे घर्षण के दैनिक जीवन में लाभ और इसकी हानियाँ। अब हम लोग इसके टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे सीमांत घर्षण क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। घर्षण दो प्रकार का होता है, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण कब होगा? जब हमारी वस्तु रुकी हुई है, तो रुकी है तो क्यों रुकी है? स्थैतिक घर्षण के कारण। जब स्थैतिक घर्षण उस पर लगेगा तो वस्तु के अंदर गति उत्पन्न नहीं होगी। जब आप बल लगाते हैं तो जैसे जैसे आप बल का मान बढ़ाते जाते हैं वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, स्वसमंजक होता है, और वो घर्षण बल का मान जैसे जैसे आप बल लगाते हो वो बढ़ते जाता है। लेकिन जब हम एक सीमा के बाहर चले जाते हैं तो उसके बाद वस्तु गति अवस्था में जाती है, तो जहाँ पर ये परिवर्तन होता है स्थैतिक घर्षण से गतिज घर्षण में, उस समय लगने वाले घर्षण बल के मान को सीमांत घर्षण कहते हैं। हमेशा गतिज घर्षण का मान सीमांत घर्षण से कम होता है। घर्षण दो प्रकार के होते हैं, स्थैतिक घर्षण और गतिज घर्षण। स्थैतिक घर्षण तब होगा जब वस्तु रुकी हुई हो, और सीमांत गतिज घर्षण कब तब होगा जब वस्तु गतिमान हो। अब गति भी दो प्रकार से उत्पन्न होती है, या तो वस्तु सरक सकता है या तो वो रोल कर सकता है, घूम सकता है। तो जब सरकेगा तो उसे बोलेंगे सर्पी घर्षण, और जब वो जब वस्तु सरकता है तो उसे सर्पी घर्षण कहते हैं, और जब वो रोल करके चलता है तो उसे रोलिंग घर्षण कहते हैं। तो स्थैतिक घर्षण कब होगा? जब वस्तु रुकी हुई है। गतिज घर्षण कब होगा? जब वस्तु एक वेग से गतिमान होती है। इसके अलावा न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय कुछ परिभाषाओं की आवश्यकता होती है, जैसे चरम घर्षण बल। चरम घर्षण बल क्या है? वस्तु की संपर्क सतह के बीच में, जैसे सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो वस्तु और उसके संपर्क सतह जहाँ पे संपर्क में है, उन दोनों के बीच में लगने वाले घर्षण बल को चरम घर्षण बल कहा जाता है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। हम जानते हैं जब कोई वस्तु रखी हुई होगी तो उसका भार किधर काम करेगा? नीचे की तरफ। तो न्यूटन के तीसरे नियम से एक प्रतिक्रिया बल भी कार्य करेगा। उस प्रतिक्रिया बल को हम लोग बोलते हैं अविलंब प्रतिक्रिया, क्योंकि वो सतह के 90 डिग्री पर काम करता है। और घर्षण बल F और अविलंब प्रतिक्रिया R, इन दोनों के परिणामी को परिणामी प्रतिक्रिया कहा जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे घर्षण के नियम के बारे में। तो घर्षण के 3 नियम होते हैं, स्थैतिक घर्षण का नियम, सीमांत घर्षण का नियम और गतिज घर्षण का नियम। स्थैतिक घर्षण का नियम देखेंगे, इसमें 2 नियम होते हैं। क्या नियम है? देखिए, पहला है, यदि दो पिंड एक दूसरे के संपर्क में हो तो उसके संपर्क बिंदु पर घर्षण की दिशा उस दिशा के विपरीत होती है जिस दिशा में संपर्क बिंदु चलता है या चलने की प्रवृत्ति रखता है।
जिधर वस्तु चलेगा उसके विपरीत दिशा में घर्षण बल काम करता है। दूसरा है विराम अवस्था या संतुलन की अवस्था में घर्षण बल का परिमाण केवल इतना होता है कि वस्तु की गति को रोकने के लिए पर्याप्त हो। विरामावस्था में क्या होगा, घर्षण बल इतना काम करेगा कि वस्तु रुकी हुई हो। सीमांत घर्षण में देखिए, इसमें एक टर्म्स के बारे में हम लोग जानेंगे, घर्षण गुणांक के बारे में, म्यू। घर्षण गुणांक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। म्यू को डिफाइन करते हैं एक अनुपात के आधार पर, एफ और आर। एफ मतलब हो गया घर्षण बल फ्रिक्शन फोर्स, आर अविलंब प्रतिक्रिया नॉर्मल रिएक्शन। एफ और आर के अनुपात को घर्षण गुणांक कहा जाता है। यानी चरम घर्षण बल एफ और पिंड पर अविलंब प्रतिक्रिया आर के अनुपात को घर्षण गुणांक म्यू कहते हैं। तो एफ अपान आर इक्वल टू म्यू या एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। जो म्यू की वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। कभी भी 0 से कम या 1 से ज़्यादा म्यू की वैल्यू नहीं हो सकती। एकदम चिकना सरफेस होगा तो म्यू की वैल्यू लगभग 0 होगी, और बहुत ही ज़्यादा रफ सरफेस होगा, इतना रफ होगा कि उसके ऊपर आप नहीं चल सकते, तो म्यू की वैल्यू लगभग 1 के बराबर होगी। लेकिन कभी भी म्यू की वैल्यू 0 या 1 नहीं होती, हमेशा उसके बीच में ही लाई करती है। सीमांत घर्षण के नियम देखेंगे कि यदि अविलंब प्रतिक्रिया में कोई परिवर्तन ना हो तो चरम घर्षण बल संपर्क तलों के आकार और सीमा पर निर्भर नहीं करता है। वस्तु कितना बड़ा है कितना छोटा है इस पे वो निर्भर नहीं करता, हमेशा वो निर्भर किस पे करता है, सरफेस के रफनेस पर, रुक्षता पर निर्भर करता है। और यही आपका अगला नियम है कि घर्षण बल पदार्थ तथा संपर्क पृष्ठ की रुक्षता पर निर्भर करता है, रफनेस पर। गति घर्षण का नियम, गति घर्षण के 3 नियम हैं। सापेक्ष गति की दिशा में घर्षण बल पिंड की गति की दिशा के विपरीत में कार्य करता है। और दूसरा नियम है, जब पिंडों में सापेक्ष गति होती है तो चरम घर्षण के उपयुक्त वर्णित नियम सत्य होते हैं, परंतु इस दशा में म्यू का मान विराम अवस्था की अपेक्षा कुछ कम होता है। यानी म्यू के इज लेस देन म्यू एस। जो गतिक अवस्था में घर्षण बल का मान होता है वो विराम अवस्था की अपेक्षा कम होता है, म्यू के की वैल्यू म्यू एस से कम होती है। तीसरा है, साधारण गति के लिए गतिक घर्षण बल का मान अचर होता है, परंतु अधिक गति पर इसका मान कम होता है। कूलाम का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के एग्जाम में भी आ सकता है, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान दीजिए। तो इसके ये सबसे पहला है कि ये हमेशा ठोस के लिए ही लागू होगा। ठोस घर्षण यानी जब सॉलिड टू सॉलिड संपर्क आएगा तभी हम लोग कूलाम के नियम को लगा सकते हैं। इसके 3 नियम होते हैं। पहला कि 2 संपर्क सतहों के मध्य घर्षण प्रतिरोध उन सतहों पर भार के समानुपाती होता है। और दूसरा नियम है, घर्षण प्रतिरोध का मान छोटे क्षेत्रफल की अपेक्षा बड़े क्षेत्रफल पर थोड़ा अधिक होता है। तीसरा नियम है, जब पिंड एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं तो जैसे जैसे गति बढ़ती जाती है प्रतिरोध का मान कम होता जाता है। यानी F अपान आर एक कांस्टेंट होता है, उस कांस्टेंट को बोलते हैं घर्षण गुणांक। इसको म्यू से या एफ से डिनोट करते हैं, यानी कैपिटल एफ इक्वल टू म्यू इंटू आर। म्यू क्या है, म्यू को बोलते हैं घर्षण गुणांक, और आर क्या है, अविलंब प्रतिक्रिया। इसके अलावा घर्षण कोण के बारे में देखेंगे। घर्षण कोण देखिए, जब कोई वस्तु किसी सतह पर रखी हुई होगी तो उसका भार नीचे की तरफ काम करेगा, अविलंब प्रतिक्रिया ऊपर की तरफ काम करेगा। घर्षण बल जिधर गति होती है उसके विपरीत दिशा में काम करेगा, घर्षण बल म्यू आर होता है। तो म्यू आर यानी घर्षण बल एफ और अविलंब प्रतिक्रिया आर, इस दोनों का जो परिणामी होगा उसको हम लोग यश से लिखते हैं, वो यश को बोलते हैं परिणामी प्रतिक्रिया। परिणामी प्रतिक्रिया अविलंब प्रतिक्रिया के साथ जितना कोण बनाती है उस कोण को लिखते हैं लेमडा से, वही लेमडा होता है घर्षण कोण। को एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल बिटवीन रिजल्टेंट रिएक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन और परिणामी रिएक्शन के बीच में जो एंगल होता है, कोण होता है, उसे घर्षण कोण कहा जाता है। इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। जो म्यू की वैल्यू होती है वो tan लेमडा के बराबर होती है। कैसे, हम इसको रिजॉल्व करते हैं, रिजॉल्व करके सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि यस को रिजॉल्व करते हैं तो यस को रिजॉल्व करेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, यस कॉस लेमडा हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल में करेंगे तो यस साइन लेमडा हो जाएगा।
यदि कोई वस्तु इक्विलिब्रियम में है तो जानते हैं समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 होता है, यानी x दिशा में लगने वाले सभी बलों का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो समेशन ऑफ x इक्वल टू 0 करेंगे तो हो जाएगा यस साइन लेमडा इक्वल टू म्यू आर, यस साइन लेमडा इक्वल टू म्यू आर, पहला इक्वेशन हो गया। और दूसरा यस कॉस लेमडा इक्वल टू आर। अब दोनों को हम लोग डिवाइड करेंगे तो यस से यस कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा टेन लेमडा इक्वल टू म्यू। इसको हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं, म्यू की वैल्यू को, घर्षण गुणांक को डिफाइन भी कर सकते हैं। घर्षण कोण के स्पर्शज्या यानी टेंजेंट के बराबर घर्षण गुणांक होता है। म्यू की जो वैल्यू होती है वो लेमडा का टेंजेंट होता है। यदि हम समीकरण 1 और 2 को वर्ग करके आपस में जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस यस स्क्वायर साइन स्क्वायर लेमडा इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर आर स्क्वायर। यस स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, यस स्क्वायर ब्रैकेट में कॉस स्क्वायर लेमडा प्लस साइन स्क्वायर लेमडा इक्वल टू आर स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस म्यू स्क्वायर, साइन स्क्वायर लेमडा प्लस कॉस स्क्वायर लेमडा इक्वल टू 1 होता है। तो यस इक्वल टू हो जाएगा आर अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। घर्षण कोण का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ महत्व है, जब हम ब्रिज को बनाते हैं तो उस ब्रिज को बनाते समय घर्षण गुणांक लेमडा की आवश्यकता होती है। इसके अलावा विभ्रांति कोण जिसे बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज, या एक और शब्द से बोलते हैं क्रांति कोण, क्रिटिकल एंगल। विभ्रांति कोण वह मिनिमम कोण होता है, वह न्यूनतम कोण होता है जिसपे कोई वस्तु अपने भार के कारण नीचे की तरफ गतिमान जाती है, यानी वो फिसलने की अवस्था में हो जाती है, उसे विभ्रांति कोण कहते हैं। वह न्यूनतम कोण जिसपे कोई वस्तु अपने खुद के भार के कारण नीचे की ओर फिसलना प्रारंभ कर दे उसे विभ्रांति कोण कहा जाता है। यहाँ पे हम फिगर में देख सकते हैं, जब W को रिजॉल्व करेंगे तो हो जाएगा W कॉस अल्फा, अल्फा को बोलते हैं विभ्रांति कोण, और वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो W साइन अल्फा हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो W साइन अल्फा इक्वल टू म्यू आर हो जाएगा और R इक्वल टू हो जाएगा W कॉस अल्फा। इन दोनों को भाग दे देंगे तो W से W कैंसिल, R से R कैंसिल, टेन अल्फा इक्वल टू म्यू और म्यू इक्वल टू होता है टेन लेमडा। तो यहाँ से जाएगा अल्फा इक्वल टू लेमडा, यानी घर्षण कोण विभ्रांति कोण के बराबर होता है। अल्फा की वैल्यू लेमडा के बराबर होती है। घर्षण शंकु कोन ऑफ फ्रिक्शन, जब हम कैपिटल यस को, कैपिटल एस मतलब परिणामी प्रतिक्रिया को अविलंब प्रतिक्रिया आर के सापेक्ष घुमा देते हैं, वाई डायरेक्शन में घुमा देंगे तो एक शंकु बन जाता है। इस शंकु को घर्षण शंकु कोन ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। जब हम परिणामी प्रतिक्रिया को अविलंब प्रतिक्रिया आर के चारों तरफ घुमा देते हैं तो एक कोण बनता है, एक शंकु बनता है, उस शंकु को घर्षण शंकु कहा जाता है। इसके अलावा घर्षण दो और प्रकार के होते हैं, एक होता है शुष्क घर्षण ड्राई फ्रिक्शन और दूसरा होता है तरल घर्षण वेट फ्रिक्शन। शुष्क फ्रिक्शन तब होगा जब दोनों सतह में से दोनों सतह सॉलिड होंगे, जब सॉलिड टू सॉलिड कांटेक्ट हो तो वहाँ पे शुष्क फ्रिक्शन होगा, ड्राई फ्रिक्शन होगा। और जब एक सॉलिड से लिक्विड के बीच में या दो लिक्विड के बीच में घर्षण बल काम करता है तो उसे तरल घर्षण कहा जाता है। जैसे आप मशीन को चलाते हैं तो दो मशीन के पार्ट्स यदि लोहे के दोनों बने हुए हैं तो वहाँ पे ड्राई फ्रिक्शन होगा, और जब उसमें हम लुब्रिकेंट को डाल देते हैं तो लुब्रिकेंट और सॉलिड वो दोनों आपस में संपर्क में आते हैं तो वहाँ पे वेट फ्रिक्शन तरल घर्षण होता है। शुष्क घर्षण के केस में ही कूलाम के नियम को हम अप्लाई कर सकते हैं और वेट फ्रिक्शन में कूलाम का नियम अप्लाई नहीं होता है। थैंक यू।